Hello everyone, welcome back to Summarized, my YouTube channel. And as promised, आज भी हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस की, कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ना है। आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है और कुछ देशों के लिए तो केवल देश दुनिया पे नहीं, केवल जियो पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, उनकी इकॉनमी और उनकी जिंदगी का भी मसला है। इकॉनमी का मसला सबके है, आपने देखा होगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग। तो क्रूड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रशिया यूक्रेन के बीच में है। तेल के दाम मिडल ईस्ट में बढ़ रहे हैं, खरीदना तो भारत वालों ने भी है, भले ही चुनाव ने अभी बचा रखा हो 3 महीने से। बाजार पता नहीं क्या करता है कि क्रूड ऑयल बढ़ता जाता है, लेकिन कहीं चुनाव होते हैं तो बाजार दाम नहीं बढ़ाता है। सरकार का इसमें कोई थोड़े यहाँ तक क्या। लेकिन जोक्स अपार्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो यूरोप के लोगों की जिंदगियों पे भी पड़ेगा, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन रशियन गैस, नॉट फॉर कुकिंग बट फॉर लिविंग। जब सब जीरो टेम्परेचर जाता है, 0 से 20 डिग्री नीचे टेम्परेचर जहां जाता है, आप वहां पे जी ही नहीं सकते सेंट्रल हीटिंग के अलावा। और उस सेंट्रल हीटिंग के लिए 30% से ज्यादा यूरोप रशियन गैस पे डिपेंडेंट। अर्थव्यवस्था पे केवल ऑयल प्राइसेस के कारण नहीं, इसलिए भी क्योंकि डोनबास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जोन है यूक्रेन का, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल रिच भी है, कोयले की खदानें हैं। और केवल कोयले की खदानें नहीं है, बल्कि वहाँ पे एंथ्रासाइट नाम का सबसे शानदार कोयला भी मिलता है, जिसके बहुत सारे उपयोग हैं। वो पिघलता नहीं है 100s and 1000s डिग्री टेम्परेचर में भी। तो ब्लास्ट इंडस्ट्रीज जितनी होती हैं, खासतौर पे फर्नेस ब्लास्ट, यहाँ पे भट्टियों में कुछ पकाया जाता है, उसमें एंथ्रासाइट कोयले का बहुत इस्तेमाल होता है। और वो सबसे बेहतर क्वालिटी के एंथ्रासाइट कोयले जहां मिलते हैं, डोनबास इज वन ऑफ देम। सो लेट्स लुक एट द पोजिशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑन द यूक्रेन रशिया क्राइसिस एंड द वेरी विजिबल रशियन अग्रेशन। बावजूद इसके कि भारतीय जो कूटनीति है, अब उसका देश दुनिया में कोई इंपॉर्टेंस बचा नहीं। दावे आप व्हाट्सएप पे जो भी पढ़ते रहे, हमारी कौड़ी भर की कीमत नहीं है अब अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में। अगर होती तो रूस चीन के द्वारा हमारी सीमा पे जो घुसपैठ चल रही है अब 1.5 साल से ज्यादा, जून में 2 साल हो जाएंगे, उस पर ऐतराज करता। रूस ना भी करता तो जिस क्वाड के हम मेंबर हैं, इफ यू रिमेंबर, ऑस्ट्रेलिया जापान एंड Australia, Japan, India, and US. That even Quad did not condemn Chinese aggression and Chinese occupation of our lands, despite asking India and India agreeing कि हमारी नेवल फ्लीट जो है वो साउथ चाइना सी में अमेरिकी हितों की रखवाली के लिए चीन के खिलाफ भेजी जाए। हमारे यहाँ कोई नहीं आया। हमारा बचाया हुआ मालदीव जो है वो आज चीन के साथ खड़ा है। हमारा सबसे पुराना दोस्त रूस मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहा है पाकिस्तान के साथ। नेपाल हमारा भाई ही माना जाता रहा है, वो काला पानी और लेक पे अपना दावा कर रहा है, चाइना के साथ रेल रोड बना रहा है और चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कर रहा है, एक बार नहीं कई बार। पर फिर भी चूंकि भारत अपना देश, और भारत के साथ ये हुआ क्यों? आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। आप ट्रंप के भी करीबी नहीं हो, आप ट्रंप के भी करीबी हैं, जिनपिंग के साथ झूला भी झूल रहे हैं, पुतिन से भी मिलने बार बार चले जा रहे हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती। ठीक है, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता, कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं होता कि आप सबके ही गले पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप सबके गले पड़ते हैं तो फिर आपका कोई नहीं होता। दैट्स व्हाई वी हैव कम डाउन टू दिस। फिर भी चूंकि अपना देश है तो हम अपने देश के बारे में बात करते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है। भारत ने यूएन 31 जनवरी 2022 को इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग भारत ने जो स्टैंड लिया, उस स्टैंड में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दिस वॉज अ वेरी सुइसाइडल स्टेटमेंट। जाने किसने ये स्टेटमेंट बनाया है, बिकॉज अभी तो कैरियर डिप्लोमेट हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर। अब या तो वो भी बिना विभाग के मंत्री हैं, हमारी पिछली विदेश मंत्री जो थी उनको वीजा मंत्री कहा जाने लगा था,
क्योंकि विदेश नीति तो सारे एक ही महामानव करते थे, विदेश यात्राओं में जाते भी वही थे, केवल वही। बट स्टिल जयशंकर इज अ कैरियर डिप्लोमैट एंड लाइक मेकिंग सच अ स्टेटमेंट। तो भारत ने सबसे पहली बात कही, भारत ने रूस के एग्रेशन की निंदा नहीं की। भारत, इंडिया डिड नॉट कंडेम, रशिया डेफिनेटली वेलकम दिस, रूस ने स्वागत किया। लेकिन क्वाड सहित जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो इस बात पे सहमत नहीं होगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दिस वाज, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं थी, अभी चाइना पे आऊंगा कि चाइना ने कंडेम किया है, जबकि चाइना सबसे मजबूती से रूस के साथ खड़ा है। फिर भारत ने दीस डेवलपमेंट्स का नाम लेते हुए कहा कि दीस डेवलपमेंट्स, उसमें रूस का नाम तक नहीं लिया। तो हम रूस के साथ जा नहीं रहे हैं, लेकिन हम निंदा भी नहीं कर रहे हैं, नाम भी नहीं ले रहे हैं, तो हम फिर से कहीं नहीं खड़े। तीसरा, भारत ने पूरे बयान में, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे बयान में यूक्रेन की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, क्षेत्रीय अक्षुण्णता भी बोलते हैं, अखंडता भी बोलते हैं, का जिक्र तक नहीं किया। इंडिया स्टेटमेंट डजंट इवन मेंशन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ यूक्रेन इवन इन द पासिंग। यह स्तब्धकारी है, दिस इज लाइक स्टनिंग। मैं आपको बताता हूं कि चाइना, अगेन मैं जब चाइना की बात कर रहा था, कि चीन ने पहले यूएन में और फिर 58 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी चाइना तक ने यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को बचाए रखने की बात कही है। मैं सबसे पहले चीन के विदेश मंत्री फांग यी का बयान पढ़ देता हूं, सुनिए। ऑल कंट्रीज सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी must be safeguarded because these are the basic principles in international relations established through the United Nations Constitution. This is also what China has been upholding with no exception regarding Ukraine. Very important part. If some people are still questioning China, where China stands on this issue, it is deliberate hype and distribution. हिंदी में चीन के विदेश मंत्री फांग यी कह रहे हैं कि सभी देशों की संप्रभुता, आजादी और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा हर हाल में की जानी चाहिए, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूलभूत सिद्धांत है। यूक्रेन भी इसका अपवाद नहीं है, नहीं हो सकता है। चीन हमेशा से इस सिद्धांत को मानता रहा है। अब इसके बावजूद अगर कुछ लोग जानबूझकर पूछ रहे हैं कि चीन कहां खड़ा है, तो वे जानबूझकर सुनियोजित बदमाशी कर रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं। सोचिए, चीन अगर ये कह रहा है और हमारे लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम पास मेंशन भी नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज स्टनिंग एंड दिस इज ऑल्सो सुसाइडल। वाई सुसाइडल? कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ के खिलाफ हमारा यही तर्क है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी मस्ट बी रेस्पेक्टेड। जयशंकर दुनिया भर में नाच नाच के यही बात बोल रहे हैं। अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जब वो आपसे पूछेंगी कि भाई यूक्रेन की इंटेग्रिटी नहीं है, भारत की है, कैसे, तो आप क्या जवाब देंगे? ये खास तौर पे इसलिए और जरूरी हो जाता है कि चाइना और इंडिया का अभी तक बायलैटरल चल रहा है, लेकिन यूक्रेन और रशिया का ये जो विवाद है, ये प्रॉपर इसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं। और इसीलिए दो खास तौर पे 2014 का जो मिन्स्क का एग्रीमेंट है, बेलारूस की राजधानी में हुआ था, इसलिए मिन्स्क, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था, रशिया भी शामिल था, कुछ और देश भी शामिल थे, और डेनोट्स और लुहासांग के जो विरोधी हैं, जिन्होंने वो कब्जा करके रखा हुआ है, वो भी शामिल थे, जिसमें यह सहमति हुई थी कि सीज फायर किया जाएगा, यूक्रेन की सॉवरेंटी का सम्मान किया जाएगा और आगे इसको बातचीत से सुलझाया जाएगा। 1994 का जो बुखारेस्ट मेमोरेंडम है, जिसको रशियन फेडरेशन, यूएस और यूके ने भी साइन किया था, कि सिक्योरिटी एश्योरेंसेस होंगी कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन जो है, उसको किसी भी फोर्स से, किसी भी ताकत से बदला नहीं जाएगा। तो बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस 1994, 2004 एंड 14 एंड ऑल्सो बाद में 15 में मिन्स्क एग्रीमेंट्स,
और उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कुछ भी। बाकी तमाम देशों के स्टैंड पे पुतिन की शानदार कूटनीति की वजह से नेटो के अंदर भयानक बिखराव। पूरे नेटो में केवल 3 देश हैं जो बहुत खुल के सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पहला यूएस है खुद ही, उसके टेरिटोरियल इंटरेस्ट नहीं भी हूं तो जहां भी कोयला तेल गैस होती है वहां पे यूएस का इंटरेस्ट होता है। बाइडेन लगातार बोल रहे हैं कि हम सैन्य कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेंगे। दूसरा ब्रिटेन, इन दोनों ने हथियार बेचे हैं यूक्रेन को बीते कुछ सालों में, और खासतौर पर इस विवाद के बाद। तीसरा है पोलैंड। पोलैंड क्यों? क्योंकि पोलैंड की सीमा लगती है और पोलैंड वाज इन द ईस्टर्न यूरोप, जहां पे कब्जा नहीं किया था सोवियत यूनियन, जो वार्सा पैक्ट का हिस्सा था पोलैंड। उसको ये भी खतरा है कि रशिया यूक्रेन के बाद उसका नंबर लगा सकता है, और इसीलिए वहां पे नेटो का एक 5000 स्ट्रेंथ का 5000 सोल्जर्स की स्ट्रेंथ का नेटो बेस है वहां पे। दरअसल यहां पे बहुत आयरनी है कि पोलैंड इज बेसिकली मीन्स NATO deployment in Poland is one of the very basic reasons behind this conflict. आप सोचिए कि मतलब पोलैंड नहीं, रूस नहीं, कोई भी देश अपनी सीमा पे विरोधी देशों का मिलिट्री बेस नहीं देखना चाहेगा। कोई ऐसा देश जिसका प्रधानमंत्री अगर ये भी कहता रहता हो अपने 20 सैनिकों के मारे जाने के बाद कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, भले ही इसका मतलब ये निकले कि या तो हमारे 20 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली या वो दूसरे की सीमा में घुसे और दूसरे ने उनको मारा तो मारा ही, फिर हमारी सीमा में फेंक दिया। ऐसा प्रधानमंत्री भी ये नहीं चाहेगा कि विरोधी कोई देश, उदाहरण आप देखें कि पाकिस्तान, रशिया और नेपाल अगर कोई संधि कर लें और उसके बाद वो नेपालगंज में या सिक्किम के बगल वाले बॉर्डर पे या लखीमपुर खीरी वाले बॉर्डर पे कहीं आके चाइना अपना मिलिट्री बेस बनाने लग जाए। नो वन विल बी लाइक हैप्पी विद दैट। और पोलैंड में नेटो का बेस बनना was one of the very basic reasons behind this increasing Russian aggression as well as Russian worry. पहले तो चिंता है जिसने ये एग्रेशन कॉज किया है। पोलैंड में नेटो का बेस बनना एक और दिक्कत थी कि ये मिखाइल गोर्बाचेव के साथ जो बातचीत हुई थी कि नेटो विल नॉट एक्सपेंड इन द ईस्टर्न यूरोप, ये उसके भी खिलाफ बात थी। लेकिन अब तो रूस के लिए बात एकदम सर पे आ गई है। यूक्रेन तो उसका बॉर्डर नहीं, सबसे बड़ा बॉर्डर। सो ये 3 देश हैं जो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं, उसको हथियार दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हंगरी, नेटो मेंबर, वेरी इंटरेस्टिंग केस, लाइक रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अभी फरवरी में उसके जो नेता हैं विक्टर ऑर्बन, प्राइम मिनिस्टर, मॉस्को गए थे पीस मिशन पे। ट्रोजन हार्स माना जा रहा है उन्हें कि वे तो नेटो को धोखा देंगे, और वो लगातार विरोध में। बट सबसे क्लासिक केस है जर्मनी, वो अलग जहर घोले हुए। उसने यूक्रेन को हथियार देने से साफ मना कर दिया। जब बाकी सारे हथियार दे रहे हैं तो उसने हथियार देने से मना कर दिया। हाँ, उसने 5000 हेलमेट देने का मजाक जरूर किया है। 5000 हेलमेट्स इन अ वॉर, लाइक हेलमेट्स इन अ वॉर, मशीन गन नहीं, हेलमेट, ठीक है। खैर, साथ ही जर्मनी ने कड़े प्रतिबंधों की भी, जो सैंक्शंस की भी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है, और ये फिर से बहुत महत्वपूर्ण नुकता है। हंगरी ने नहीं की है, जर्मनी ने नहीं की है। बड़े भारी मन से उसने गैसप्रोम की जो दूसरी प्रस्तावित पाइपलाइन है उसको कैंसिल करने की बात बोली है। और ये असली खेल है कि बीते 2 दशक में पुतिन ने जो शानदार कूटनीतिक गेम खेला है उसमें एक हिस्सा इलीट कैप्चर का है। इलीट कैप्चर का बहुत सीधा सीधा मतलब होता है कि आप जो देश के किसी भी देशों के जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं उनको अपने देश से जोड़िए, किसी भी तरह से जोड़िए, पैसे से, प्रलोभन से, हनी ट्रैप से, कैसे भी। ये जो गैसप्रोम है मतलब उसमें, और उसकी सबसे बड़ी खरीद है गेहार्ड श्रोडर। 1998 से 2005 तक ये जर्मनी के चांसलर थे, मतलब जर्मनी के एक्टिंग हेड ऑफ द स्टेट। और गेरहार्ड श्रोडर अब कहाँ हैं? वो रूसी कंपनी गैसप्रोम के डायरेक्टर बोर्ड में हैं, शेयर होल्डर कमेटी के चेयरमैन हैं, कुल मिला के 3 पदों पे।
ये गैसप्रोम कौन सी कंपनी है? ये वो कंपनी है जो रशियन गैस को सीधे पाइपलाइन से सप्लाई करती है जर्मनी को, और जर्मनी की 38% जो गैस नीड है वो रशिया से ही आती है। ये सौदा उन्होंने चांसलर पद पे हटाए जाने के बाद वोट हारे थे वो जर्मन संसद में, कि हफ्तों पहले किया था, बस कुछ ही हफ्तों पहले। और वे अकेले नहीं है, इसमें दूसरे हैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा फिलो या फ्रांसवा फिलन, वॉट एवर मीन्स, मैं फ्रेंच उच्चारण नहीं जानता। वो रूसी तेल कंपनी जारुबजट नेट के, अगेन बहुत, जारुबजनेफ्ट के लिए काम करते हैं। तीसरे हैं फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री पाओ लेपन, वो भी रूसी कंपनी के लिए काम करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री कारिन नेसी, ये भी रूसी कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो इस तरह का जब इलीट सपोर्ट आपके पास है, और ये सारे लोग नेता हैं और रिटायर हो भी गए हैं, तो भी पॉलिसी मेकिंग में इनका इन्फ्लुएंस होता है, इनकी पार्टियां होती हैं। अभी जैसे श्रोडर जो जर्मन चांसलर थे, जब उन्होंने सौदा किया था तो उनके साथ थे, सबसे करीबी लोगों में से इस सौदे के साथ, वे हैं फ्रांक वाल्टर स्टीनमायर, वॉट एवर। कौन है ये जनाब? नाम कुछ सुना हुआ लग रहा होगा। ये जर्मनी के वर्तमान चांसलर, एंजेला मार्केल के जाने के बाद यही चुनाव जीत के आए। तो जिस आदमी ने गैसप्रोम का समझौता किया था, आप ये सोच रहे हैं कि वो प्रतिबंध लगाएगा या कुछ करेगा, तो कुछ ज़्यादा ही। तो बहुत आसान भाषा में, नाटो के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की। आगे होना बस ये है कि नाटो भागेगा, उसके लिए एक इज्जतदार तरीके से भागने का एक रास्ता है कि रूस से ये समझौता कर पाए किसी तरह से कि पोलैंड वाला बेस रहने दिया जाएगा। ऐसे पुतिन इज वेरी एक्सप्लोसिव, वी डोंट नो वेदर ही विल अलाउ दैट और नॉट। यूक्रेन पे कोई हमला नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन का फिनलैंडाइजेशन होगा, कि वो हमेशा के लिए अपनी विदेश नीति रूस के कहने पे चलाएगा, उसके अंदर चलाएगा। और रूस को यहां तक पहुंचाने के लिए, इस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए, रूस के भी करीब 5700 सैनिक मारे गए हैं 2005 से। उसकी कीमत डनबास का एक बड़ा हिस्सा देकर चुकाएगा। और इससे भी बड़ा कि द वर्ल्ड इज बैक टू बीइंग बाइपोलर। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। ये वीडियो खुद ही रामजी तिवारी भाई के सवाल पे, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सवाल पूछा था कि किस देश की क्या स्थिति है, तो ये वीडियो उनके सवाल पे ही आया। तो आपके भी अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। चैनल को फॉलो करें, मुझे अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब भी करें। वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक और साझा करें। शुक्रिया, बाय बाय।